नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। न्याय के मंदिर पर और न्याय के दामन पर जो दाग लग रहे हैं उसके बारे में हर तरफ चुप्पी है। थोड़ी थोड़ी चर्चा तो हो रही है लेकिन खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मामला रसूखदारों का है। आप उनके खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? लेकिन अब बहुत देर तक ये देश मौन नहीं रहेगा। मित्रों, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ढींगरा बेहद ईमानदार जज, और उनका प्रमोशन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो आपकी आत्मा को अंदर से हिला देगा। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा हैं, जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा कर रहे हैं। और खास तौर से हमारे जो पूर्व के न्याय के झंडाबरदार थे, जो कह रहे थे कि न्याय के ध्वज को थाम करके चलना है, और ऐसे ही न्यायिक व्यवस्था में दिशा और सुशांत जैसे केस खत्म हो जाते अगर हम लोगों ने इसको उठाया नहीं होता। आपको मालूम है कि किस प्रकार से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जनता की अदालत लगाई सितंबर 2023 में, और उसके बाद से पीआईएल, फिर एफिडेविट, फिर दिशा के पिता, और अब ये लड़ाई है। लगता है कि शायद हम लोग हर हालत में जीतेंगे। तो आज न्याय के मंदिर में क्या क्या खेल चल रहा है उसके बारे में मैं बताता हूं। स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, क्या आप जस्टिस ढींगरा का वो स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे चर्चा की शुरुआत करने के पहले? शॉर्ट में हाँ, शॉर्ट में सुन लीजिए। चलाइए, शॉर्ट में सुन लीजिए, फिर आपको शॉर्ट में सुन लीजिए। दर्शकों को सुनना जरूरी है। सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए, और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर से दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया हाई कोर्टों का है, यही सुप्रीम कोर्टों का है। आप देखिए ना, करप्शन के केस, जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो, ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में। सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ, करप्शन है और रहेगी, क्योंकि इसको दूर करने का कोई वो नहीं है। वापस अभी नीलेश जी, जो बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, ये तो जस्टिस ढींगरा ने
ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आके कह दिया कि पहले से ही है करप्शन और रहेगी, इसको दूर करने का कोई विचार भी नहीं हो रहा है। तो जो कह रहे थे कि न्याय का ध्वज लेकर के चलना है, वो सारी बातें फ्लॉप थी, झूठी थी। हाँ, अभी देखिए, ये तो मान के चलिए, देखिए जस्टिस ढींगरा एक बहुत ही सुलझे हुए और मैच्योर्ड और जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन थे। एक्चुअल में वो डिजर्व करते थे, सुप्रीम कोर्ट को एलिवेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोगों को नॉर्मली अवॉइड किया जाता है एलिवेशन के लिए, ऐसा भी आरोप लगता है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर में। तो ठीक है, ये विषय एक बाजू में। अभी मैं करप्शन का आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल, ये क्या करते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं कि अरे करप्शन का बोलना नहीं, कंटेम्प्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लॉ वैसा नहीं है, कॉमन मैन ये समझ ले। जिसको देखना है वो जाकर इंडियन बार एसोसिएशन के वेबसाइट पे देख लिए। उस पे मैंने खुद इस पर बुक लिखा है। हम वो किताब भी जरा दिखाइए, आपने कोई किताब लिखी है आपके पास? अगर है किताब तो जरा दिखाइए। एक नहीं है, 3-4 लिख, एक दिखाता हूँ। एक तो दिखाइए किताब। हाउ टू प्रोसिक्यूट जजेस, पुलिस एंड गवर्नमेंट लीडर्स। वाह, हाउ टू प्रोसिक्यूट जजेस, पुलिस एंड गवर्नमेंट, अच्छा, एंड लीडर्स। वाह, प्लीडर्स, अच्छा प्लीडर्स, ठीक है, वाह। एक किताब है आपकी, वेरी गुड। चलिए, इसको पता चल गया। तो ये जरा बताइए कि जजेस को प्रोसिक्यूट किया जाए। अभी ये बहुत बड़ा माहौल है कि जज के खिलाफ आपने बोल दिया, अरे कंटेम्प्ट हो गया, हाँ आप आधार देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। आप तो आधार अभी देखिए, समित मुखर्जी का 25 साल से, निर्मल यादव का 9 वर्ष से चल रहा है। अब कितना आधार दें? समित मुखर्जी ऐसा हाईकोर्ट जज था, सीबीआई ने 13 दिन का पुलिस कस्टडी लिया था उनका। काय के लिए? गलत ऑर्डर देने के लिए। वुमन, वाइन एंड मनी, ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर है। हो गया एक चीज। उसके बाद में जस्टिस निर्मल यादव का केस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक केस में ऑर्डर पास करने के लिए वो डील करती है 15 लाख की। पहले तो मेरे ख्याल से पहले 10 लाख मांगी, बाद में बोले ना अभी और 15 लगेगा। वो बेचारा कहीं से ये वर्क जमा करके लाया और इसके घर पे पहुंचाने गया, तो इनके घर के बजाय गलती से क्या किया, निर्मलजीत कौर नाम की जज थी, उनके घर पे बैग लेके पहुंच गया। वो थी ईमानदार, उन्होंने बुला लिया पुलिस को। पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ा तो बोलता नहीं साहब गलती से इधर आ गए, जस्टिस निर्मल यादव को देना था। तो उसमें वो सीबीआई ने ये करके उसमें चार्जशीट फाइल किया और उन्होंने जो चैलेंज किया था उसको रिजेक्ट किया। लेकिन अभी सुनिए, जस्टिस ढींगरा ने जो कहा है ना, वो चीजें यहाँ कैसे लागू पड़ते हैं मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया, मैं निर्मल यादव की बात करता हूं। जस्टिस निर्मल यादव का इतना क्लियर रेड हैंडेड पकड़ने के बाद उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन, इन्होंने इनके ऑफिस ने वेग स्टेटमेंट दे दिया कि सीजीआई का सैंक्शन लगता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो उन्होंने पहले वेग स्टेटमेंट दे दिया कि नो मोर एक्शन रिक्वायर्ड। मतलब देखो 420, मतलब बेवकूफ समझते पब्लिक को। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आ गया रास्ते पे, बोले इतना रेड हैंड पकड़े जा रही है और उसको तुम सैंक्शन नहीं देते हो। माहौल देखा कि झट से सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट निकाला, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने थोड़ा सा गलत समझ लिया, हमारा वैसा कहना नहीं था, हमारा ऐसा कहना था। और ये वो गोवा फिरा के फिर सैंक्शन दिया। तो ये अच्छा, दूसरी चीज, वो आरोपी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो क्या नाम है, केजी बालकृष्णन, वो देश को बताए ये चार्जशीट तो दे दिया तुमने,
लेकिन जब तुमको पाया गया कि वो ब्राइब लेते हुए पकड़ी गई है, तो तुमने उसको बाद में जॉब पे कंटिन्यू कैसा रखा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये तो अधिकार है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दी, उनका इन हाउस प्रोसीजर है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने वो इन हाउस प्रोसीजर फ्रेम किया है, वो हमारे इंडियन बार एसोसिएशन वेबसाइट पे मिल जाएगा, जज के कंप्लेंट का ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो उसमें यह है कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को भी अधिकार है कि वो ये ऑर्डर कर दे कि ये जज को कोई बेंच असाइन नहीं होगा, इसके पास काम ही नहीं रहेगा। ऐसा हुआ था, एक इलाहाबाद के कोई जस्टिस शुक्ला थे, उनका करप्शन में नाम आ गया। जैसा उनका करप्शन में नाम आया तो और वो सीबीआई की माहौल गर्म हो गया। पहले तो उनका ऊपर में एकदम सेटिंग था, लेकिन पब्लिक जब आउटरेज हुआ, फिर ऊपर से ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला कि इसको कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो वो आदमी, वो जो जज था, वो चाकर चेंबर में बैठता था लेकिन रिजाइन नहीं करता था। तो ये एक है। उसके बाद में जो महाभियोग होता है जज को हटाने का, जॉब से डिसमिस करने का, तो वो एक बार सक्सेस हो चुका है। हाईकोर्ट जज मेरे ख्याल से कोई तो भी सेन करके है, तो वो जो है जो भी 75 सांसदों की साइन लगती है, उसमें भी एक नया रूल है इन हाउस प्रोसीजर का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला चाहे तो वो भी फॉरवर्ड कर सकता है वहां पर। तो अभी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके खिलाफ क्यों फॉरवर्ड नहीं कर रहा? एक दूसरी चीज, किसी व्यक्ति के घर पे, जज के घर पे, कोई भी सरकारी अधिकारी है, अधिकारी है मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक है, लोक सेवक है। इस बारे में खुद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है तो सैलरी ले रहा है ना, तो पब्लिक सर्वेंट है वो। आप जो पब्लिक सर्वेंट, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लॉ है। आप अनअकाउंटेड मनी, ये ऑफेंस है एक, नॉन सोर्स ऑफ इनकम से एक, और दूसरा अनअकाउंटेड मनी किसी के भी पास मिलो, ये तो इनकम टैक्स का भी ऑफेंस है। इसको तो ईडी ने भी चेक करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये पब्लिक को क्या बेवकूफ बनाने का काम चालू है? उसका ट्रांसफर कर दिया, अरे नहीं रुक गया, करेंगे नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1200 के मेंबर आ जा रहे कि बोले अगर दिल्ली हाईकोर्ट के लिए वो जज अनफिट है तो हमारा क्या डंपिंग ग्राउंड है क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में आकर ये ट्रांसफर करोगे? तो ये जो चीजें है ना, ये चीजों को ठीक से एड्रेस करने की जरूरत है। एक, लोगों में अवेयरनेस आने की जरूरत है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि कंटेम्प्ट कब होता है और कब नहीं होता है। इसका लॉ क्लियर है, लेकिन क्या है, ज्यादा नॉलेज नहीं है और कई वकील लोग हमेशा जज से डरते रहते हैं, इसके लिए वो सब होते रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, संविधान पीठ का सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी का जजमेंट है। 5 जज बेंच है। उस जजमेंट में बहुत क्लियर तरीके से लिख दिया है। आरके जैन का जजमेंट है, उसको रिफर किया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A सबसेक्शन H के तहत एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उनका जिम्मेदारी है कि जुडिशियरी में कहीं भी करप्शन हो, मैल प्रैक्टिस हो, मिसकंडक्ट हो, उसको एक्सपोज करना और उसकी गलतियों के ऊपर अगर कोई सत्य बोलता है तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता, वो ड्यूटी उसने उसकी परफॉर्म किया है, उसको तो एक्चुअली एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब कभी ऐसा एखादा ऑनेस्ट पर्सन या एग्रीड पर्सन, विक्टिम ये बात बोल देता है, तो कुछ भ्रष्ट जजों के दलाल वकील हो गए, बार एसोसिएशन हो गए, और उसके जो पार्टनर है, समझो फॉर एग्जांपल कि एक जज करप्शन कर रहा है और चीफ जस्टिस को हफ्ता दे रहा है,
तो फिर वो उसको बचाने के लिए फिर अरे कंटेम्प्ट का नोटिस निकालो, रोक दो, ये सब दुकानदारी करते हैं। लेकिन ये केस लॉ बहुत क्लियर है। दूसरी चीज, इस पे बर्नडकांत मिश्रा करके एक जजमेंट है 1974 का, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और एक जजमेंट है रामा सूरत सिंह का, बहुत सुंदर जजमेंट है। उन्होंने क्या कहा उसमें, तो मतलब उसके उनके ऊपर कंटेम्प्ट फॉरवर्ड किया था एक व्यक्ति ने जिसने एक्सपोज किया था। तो हाईकोर्ट ने क्या वर्ड बोला बोले क्या, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक जज न्याय बेचता, दुकान लगा के ये दलाली और भ्रष्टाचार करते बैठेगा और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाना मतलब न्याय की, कोर्ट की रक्षा करना है। ये कंटेम्प्ट नहीं होता, ये तो रक्षा का काम कर रहा है वो जुडिशरी का। एक दूसरा, जस्टिस धिंगरा का एक लैंडमार्क जजमेंट है, अनिरुद्ध इसी महाल, जस्टिस डिगरा का, यस, दिल्ली हाईकोर्ट का 2010 का। आज तक वैसा जजमेंट नहीं आया जुडिशरी में। क्या हुआ था, जो कैश एट होम वाला ये था ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने वाला विषय आया था कि 10-10 करोड़ में सांसद दिख रहे हैं, उसका स्टिक ऑपरेशन किया था। तो अनिरुद्ध बॉल वगैरह, तो जिन्होंने एक्सपोज किया था मनमोहन सिंह का उसमें आरोपी थे, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे कि जब सरकार बचा ये किया था उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी का और उनका कुछ हुआ था, तो उस समय वो जिसने एक्सपोज किया उसको ही प्रोसिक्यूट कर दिया। मतलब देखो, वो भ्रष्टाचार सामने ला रहा है, पर आरोपी प्राइम मिनिस्टर था, मतलब मनमोहन सिंह वगैरह थे, तो इसको बेचारे को इसको ही प्रोसिक्यूट कर दिया। तो उस समय वो जब गए तो जस्टिस धिंगरा ने उनको, पुलिस को, सीबीआई को लताड़ लगाई, उनके खिलाफ की चार्जशीट खारिज की और उसमें लिखा आर्टिकल 15 के तहत ये जनता की ड्यूटी है। वो उन्होंने कहा कि इस देश की रक्षा सिर्फ बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़े रहने से ही नहीं होती, मतलब वो तो वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन डे इन एंड डे आउट जहां जहां करप्शन मिलता है वहां वहां उसको एक्सपोज करना, ये भी बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है। और उन्होंने चाणक्य को कोट करा, चाणक्य ने लिखा है और उन्होंने कहा कि देखिए, इनकरप्टिबल एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इस देश के हर नागरिक का अधिकार है उसको ईमानदार न्यायपालिका उसको मिले, जो अगर कोर्ट में जाए तो उसको वहां सामने आश्योरेंस, ये सरकार की जिम्मेदारी कि वो आश्योर करे कि वहां पर ऑनेस्ट जजेस बैठे हैं और इम्पार्शियल और फेयर और ट्रांसपेरेंट जस्टिस होगा। ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, जजेस की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है एक, और स्टेट की भी जिम्मेदारी है। एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आईबी, ये जो भी एजेंसीज है वो क्या करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने आगे लिखा कि एट रेगुलर इंटरवल, बाकी तो छोड़ो, जजेस का भी कंडक्ट पूरा, उसका वेरिफिकेशन, ये सब उस पे वॉच वगैरह सब होना चाहिए। ये इन्होंने ऐसा जजमेंट लिखा करके इनको भी सुप्रीम कोर्ट को एलिवेट नहीं होने दिए। बोले अरे यार, ये तो बहुत लोगों के हित की बात कर रहा है, ये तो जनता के फेवर की बात कर रहा है, ये तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहा है, ये काम का नहीं है। ऐसा उस समय के जो भी कॉलेजियम होगा उनके नाम निकालो जरा, उनका भी शेम करना पड़ेगा उनको कि ऐसे व्यक्ति को तुम जज नहीं बनाते हो, और सुप्रीम कोर्ट का, और तुम ऐसे जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे करप्ट व्यक्ति को तुम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हो। चंद्रचूड़ जी के बारे में आपका क्या कहना है? चंद्रचूड़ इस जुडिशरी का काला दाग था और मैं जिम्मेदारी के साथ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत करप्शन किया। उनकी कहा जा रहा है जो यशवंत वर्मा है, यशवंत वर्मा उनके बहुत क्लोज हैं, ये चर्चा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्चा है कि यशवंत वर्मा जिनके घर में ये कैश पकड़ाया है वो उनके बहुत क्लोज थे। नहीं, वो तो नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे और एक करप्ट और डिसऑनेस्ट जज थे, दीपक गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट में
वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की रिकॉर्ड भी चोरी किया, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड चोरी किया, फोर्जरी किया, मतलब जिसको बोल सकते हैं ना सर, थोड़ा सा वो सुप्रीम कोर्ट का जज छोड़ो, वो मजिस्ट्रेट को लेवल में भी शोभा नहीं देता है ये काम करना, तो वैसे काम उन्होंने किए, फोर्जरी वगैरह, वो उनके खास थे। और उन्होंने ही बाद में चंद्रचूड़ जब आए सीजीआई बने, तो उन्होंने उस दीपक गुप्ता को रिटायरमेंट होने के बाद में बार काउंसिल की कमेटी में बना दिया अपने मन से, तो ठीक है जो भी है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ की जब शपथ हो रही थी, उनका नाम रिकमेंड हुआ, तो इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुरसलीन शेख, इन्होंने पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। रशीद खान पठान ने कंप्लेंट फाइल किया राष्ट्रपति के पास कि ये आदमी इतना बड़ा करप्ट, भ्रष्ट और इनकम्पिटेंट है, डिसऑनेस्ट है, इसके खिलाफ में ये 21 क्रिमिनल चार्जेस विथ प्रूफ। इसने खुद के बेटे को एक करप्शन में मदद करने के, वही रिया का वकील, उसको रिया का वकील अभिनव चंद्रचूड़, हाँ, तो उसको मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में फोर्जरी किया, वो प्रूफ के साथ हमने दिया। क्या ऑर्डर था सर? हाँ, एक क्या हुआ, इधर एक बैंक के कुछ एक 700 करोड़ का करप्शन का मामला चल रहा था, उसमें मिस एप्रोप्रिएशन वगैरह का। उसमें वन ऑफ द अक्यूज के तरफ से अभिनव चंद्रचूड़ वकील थे। अभी गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें से एक पार्टी मैटर लगाती है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, मैटर पिटिशन एडमिट हुआ है और चल रहा है, हाँ, मैटर लगाती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलती है पता है कि नीचे जो मामला चल रहा है, उस मामले में हमने एक अर्जी लगाया है, वो अर्जी पे हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और मैटर डिले हो रहा है। उसमें ईडी पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट पार्टी, सब पार्टी है। सुनिए, अब जब उनके बेटे का केस है नीचे, तो ऊपर में चंद्रचूड़ उसकी सुनवाई कैसी कर सकते हैं? कोई बात नहीं, उनके बेटे ने यहाँ करप्शन का मनी इधर ले लिया, उधर बाप ऑर्डर करेगा, ठीक है। उससे आगे की बात बताता हूं मैं आपको, ये ज्यादा शॉकिंग है। वो मैटर आता है बोर्ड पे, सरकार पार्टी है उसमें, सरकार को सुनता नहीं है कोर्ट, नोटिस भी नहीं निकालता है, सरकारी वकील भी प्रेजेंट नहीं है। पहली डेट पे मैटर जैसा आया, ये भी देखता नहीं कि कौन सा एप्लीकेशन क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देता है हाई कोर्ट, तुरंत में इसका सुनवाई करो, केस का हो गया। और खास बात ये होती है, वैसा कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है जिसकी सुनवाई का आदेश चंद्रचूड़ दे रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये हमने ऑन रिकॉर्ड दिया ये सब चीजें। तो और मतलब वो मेंशन भी नहीं है कोर्ट में। अरे वो एप्लीकेशन है ही नहीं ऑन रिकॉर्ड। उनका प्लान क्या था मैं बताता हूं आपको, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर। न्याय के ध्वजवाहक, जरा सुनिए जरा ध्यान से। ऑन रिकॉर्ड क्यूबाइब नेटवर्क ये ब्रेक कर रहा है सौजन्य नीलेश ओझा। यस, जिस केस का मैटर लगा नहीं हुआ है, उस केस पर उन्होंने वर्डिक्ट भी देना शुरू कर दिया। बोलिए, सुओ मोटो करके या क्या था वो मामला? मैटर फाइल ही नहीं हुआ है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है ही नहीं रिकॉर्ड पे। हो गया। क्योंकि मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूं पता है क्या? क्योंकि उसमें वन ऑफ द पार्टी का वकील मैं था तो मुझे पता है ना। तो ये क्या था इनका था एक्सटॉर्शन टेक्निक, कि जो अक्यूज लोग थे उनको मिल गया था इंटरिम स्टे। अब ये लोग क्या कह रहे थे, अभिनव चंद्रचूड़ के जो भी उनके पहचान के हैं या उसके पिताजी डीवाई चंद्रचूड़ के,
तुम हमको इतना पैसा दो, नहीं तो हम उसका जल्दी सुनवाई करवाएंगे। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़। ओपन चैलेंज टू यू, अगर आपको लगता है मेरा स्टेटमेंट झूठा है तो मेरे खिलाफ में आप डिफामेशन केस डालिए। और आपको अगर लगता है कि अभी करप्शन का पैसा नहीं आ रहा है आपके पास में, वो अभी आपका जो पेंशन के पैसे में उतना खर्चा आप वकील नहीं लगा सकते हैं, तो आपका अकाउंट नंबर दीजिए। आपके अकाउंट में इंडियन बार एसोसिएशन पैसा जमा करेगा आपको वकील के लिए, हमारे खिलाफ डिफामेशन दाखिल करने के लिए। और छोटा मोटा नहीं, आप अच्छा देंगे, आपको 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वकील लगाइए और हमारे खिलाफ में डिफामेशन का केस फाइल कीजिए, तब हम लाकर प्रूफ देंगे कि आप कितने करप्ट हो, कितने डिसऑनेस्ट हो। तो इस बात का ये सबूत हो रहा है नीलेश जी कि जो पीआईएल लगी थी अक्टूबर नवंबर की इस 3 के बीच में, उसके बाद से आज तक दिसंबर 2024 तक वो पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई। हर बार 2-2, 3-3 महीने का डेट मिलता था। हमने कहा था कि जस्टिस डीके उपाध्याय जो हैं वो डेट नहीं दे रहे हैं। और क्या अब आपको लगता है कि ऊपर नीचे सब मिला हुआ मामला था, इस सुनवाई को ही आने ही नहीं दो, मैटर पे लगने ही नहीं दो, और इनका पुत्र रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहे थे? करेक्ट। उस पे एक बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कर रहा हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्होंने आरोपी आदित्य ठाकरे एंड कंपनी, इनके साथ साठगांठ करके, बहुत बड़ा करप्शन करके सुशांत सिंह का और दिशा सालियान वाला पीआईएल का सुनवाई होने नहीं दिया। और उद्धव ठाकरे एंड ग्रुप के खिलाफ के कई मैटर जो थे वो आने नहीं देते थे हियरिंग को। बहुत बड़ा करप्शन हुआ। चर्चा तो बहुत है, XYZ करोड़ की है, लेकिन ठीक है, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन जब होगा उसमें बाहर आएगा। इसके बाद और क्या करते थे पता है कि जो रूलिंग एकनाथ शिंदे साहब का गवर्नमेंट था, युति का, इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मैटर रहे उसको तुरंत बोर्ड पे ले लेने का। अगर किसने ये कहा कि कल सरकार ने जो सरकार का एक सीएम था, उसके गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने पीले कलर का शर्ट पहना था, तब भी वो इनके लिए मैटर सीरियस लगता था इनको। मैं जस्ट ऐसा अलंकारिक भाषा में बोल रहा हूं। तो उसके खिलाफ में सुओ मोटो भी लेते थे। और जिसमें कुछ पार्टी विक्टिम पहुंच रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे हो या उनके महाविकास आघाड़ी का कोई भी आरोपी हो, वो मैटर की सुनवाई टालते थे, उसमें अपना चलते रहता था डिसऑनेस्टी। तो इस बारे में रिटर्न में कंप्लेंट उनका प्रोसिक्यूशन मांगते हुए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी, तो उनको दे दिया गया है। और नए लॉ के तहत हमको उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मिल चुका है। ये ब्रेकिंग है, बिग ब्रेकिंग है, बिग ब्रेकिंग। जस्टिस डीके उपाध्याय के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का आपको मिल गया है अनुमति। यस। तो दिशा और सुशांत के पीआईएल को नहीं सुनने वाले, 1.5 साल तक नहीं सुनने वाले जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर मिल चुका है, सैंक्शन मिल चुका है हमको नए प्रोविजन के तहत राष्ट्रपति की तरफ से। अभी हम केस फाइल करने वाले हैं उसमें। और सुन लीजिए, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय है और दूसरी जस्टिस है रेवती मोहिते डेरे बॉम्बे हाई कोर्ट की, जो जिनकी सिस्टर जो है वो शरद पवार गट की लीडर है, शायद वंदना चौहान या विद्या चौहान कुछ है। तो उनके डिटेल दिया है हमने, इनके जो कॉन्स्पिरेसी है, इनका करप्शन है, इनके क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ये पूरे हमने डिटेल दिए है कंप्लेंट में।
तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस रेवती मोइरे और जस्टिस दुगे उपाध्याय और जस्टिस महामहिम हमारे पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, महामहिम ये क्या है? आरोपी सब आरोपी आरोपी वो महामहिम क्या आरोपी है? हैं। फिर चंद्रचूड़ भी आरोपी है। चंद्रचूड़ भी हाँ आरोपी हैं। हाँ, फिर अरे मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं कि आप मेरे खिलाफ डिफामेशन का केस डालो, मैं प्रूफ ला के देता हूं आप कितने करप्ट हो। तो वाह, तो आज तो सबसे बड़ा एक्सपोजे हुआ है ये कि जस्टिस डी के उपाध्याय, जस्टिस रेवती मोइरे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मिली भगत से दिशा और सुशांत के केस की सुनवाई 1.5 साल तक नहीं हुई, और जब तक ये सज्जन सुप्रीम कोर्ट में जज बने रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोई डायरेक्शन नहीं दिया। क्या हाँ यह भी माना जा सकता है? अभी एक गौर कीजिए ना, अभी सुनिए कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे वाला जो विषय है ना, उनके कंप्लेंट के मतलब उनका कॉन्स्पिरेसी में इनका इन्वॉल्वमेंट है और वो केसेस ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में, लेकिन ठीक है वो अक्यूज है। मैं आता हूं आप दूसरी बात पे। आप एक गौर करो, जेएनयू की जो ये है क्या नाम है उनका, उन्होंने ये कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी लेफ्ट इकोसिस्टम काम कर रहा है। अभी एक गौर कीजिए आप, जहां जहां बीजेपी सरकार है या थी जो भी है, और उनके बीजेपी सरकार के लोगों के खिलाफ अगर कुछ आरोप है जिसका माइलेज विपक्ष को मिल सकता है, वहां वहां आइदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का, या तो जो भी है सुओ मोटो तो कॉग्निजेंस कम से कम लिया गया, हमने लिस्ट दिया। अब दिशा सालियान के केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, मतलब जहां पर अपोजिशन वाले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी, ये जहां जहां आरोपी है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट बता दे कि आपने कहा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो इससे कॉमन मैन क्या क्या मतलब निकाले इस चीज का कि ये जो है इकोसिस्टम जो काम करता है, इस इकोसिस्टम में अगर आप पर अन्याय करने वाला ये अपोजिशन पार्टी का है, मतलब ये एंटी बीजेपी गवर्नमेंट का है, तो उस समय आपको न्याय के लिए पूरा पैर रगड़ना पड़ेगा, मतलब जो आपका सब एडी का जोर लगाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर भी आपका केस का 1.5 साल वगैरह सुनवाई नहीं होगा। लेकिन जहां दूसरे मैटर है वहां पर कोर्ट सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले लेगा, मतलब जहां पर आरोपी है बीजेपी के विरोधी है। तो इस बात को क्लियर करने की, इस पे प्रकाश डालने की जिम्मेदारी ये अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी है, और इनसे हम विनती करते हैं। देखिए हमारा इनके ऊपर आरोप नहीं है कि ये करप्ट है, हमारा ये कहना है कि आप इस बात को लेफ्ट इकोसिस्टम को समझिए और आप इसको ऐसा कीजिए, एग्जाम्पल ऐसा सेट कीजिए कि कॉमन मैन का सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास बना रहे, ऐसा ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिक्स में है। तो यही हमारी डिमांड है। तो यही बात तो कोविड के दौरान भी हम लोग उठाते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड चूंकि सरकार के खिलाफ जा रहा था, तो उस पर अपना छवि, अपना साख धो रहे थे, जनता के बीच में छवि बना रहे थे, और उसमें एक्सपोज चूंकि उनको गवर्नमेंट को करना था। होना चाहिए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का डिक्लेरेशन होना ही चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मामले में कोई सुओ मोटो नहीं लेना है। इनका स्ट्रक्चर है, कोर्ट का कहा हुआ है कि भाई पीरियोडिक, सीबीआई को पीरियोडिकली बताना है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट बतानी है, कुछ नहीं बताया। अरे उद्धव ठाकरे का और जस्टिस चंद्रचूड़ का जो अंडर हैंड डीलिंग था, जो करप्शन था, इसके पूरे सबूत अपने पास है। जहां पहुंचाना है पहुंच चुके हैं। अभी जैसा जैसा समय निकलेगा टीम उसके ऊपर भी नया केस डालेगी। तो एसएसआर वॉरियर और हमारे देश के दर्शक सारे लोग देख लीजिए कि अदालतें कैसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब
इन्हीं अदालतों के मान्यवर जो हैं वो करोड़ों रुपए, वही कहते हैं ना, ईश्वर जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो इन लोगों को एक्सपोज कर देते हैं। करोड़ों रुपए कैश पकड़ा गया, 4 दिन तक मैनेज करने की कोशिश हुई, फिर भी मैनेज नहीं हुआ। अच्छा, कल टेलीविजन चैनल्स पे ये खबर फैलाई गई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर नहीं किया है, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर था, उसका उनके घर में कैश पकड़ाने से कोई रिश्ता नहीं है। ये देखिए, चैनल पे चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ट्रांसफर तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे साहब, मुझे पूरी आस्था है जस्टिस खन्ना में। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके चाचा कैसे 5 सदस्यीय बेंच में थे इमरजेंसी के दौरान, और वो अकेले जज थे जिन्होंने डिसेंट नोट दिया था और कहा था कि हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है, अदालत तक पहुंचने का ये उनका फंडामेंटल राइट है। जिसमें इनके जो पिताजी थे, माननीय डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी, वो 4 जजों में शामिल थे जो ये फैसला दिए थे कि आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है अगर इमरजेंसी इंपोज हो गया है। हालांकि बाद में जो रिव्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी 7 सदस्यों की, उसमें फिर ये डीवाई चंद्रचूड़ ही आए और अपने ही पिताजी के जजमेंट को, अपने ही पिताजी वाले जजमेंट को इन्होंने गलत साबित किया। तो ये सब तो खेल चल ही रहा है, लेकिन अब समझ में आ जानी चाहिए कि दिशा और सुशांत के मामले को कैसे जुडिशरी ने भटकाया। लेकिन 2 अप्रैल की तारीख मिली है और हमारी नजर उस पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं नीलेश जी? और नहीं, अब इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एपिसोड बनेगा। वो हाँ, हमारे जो कलिको पुल साहब थे, जिन्होंने सुसाइड के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना ये हाँ, जजेस का भ्रष्टाचार उन्होंने अपने इसमें सुसाइड नोट में लिखा है। तो हाँ, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जनता थोड़ा हो रही है, अभी अवेयर हो धीरे रही धीरे है। अवेयर हो। बहुत जल्दी हिसाब करेंगे इनका, चिंता मत कीजिए। ये करप्ट लोगों का हिसाब करेंगे जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रविवार को एक और एक्सपोजे हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।